खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। मार्च का 17 तारीख का हफ्ते का पहला दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज जब मॉर्निंग शो सलाम जेके लेकर आपके सामने आए हैं तो बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं होगी, बात हालात वाक़ात की होगी। पूरे देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारी नज़र रहेगी। मुल्क की सियासत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और फिर मशरिक़ी वस्ता की भी बात करेंगे। और ख़ुसूसन नज़र रहेगी जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर एक के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पल पल का अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ पूरा 10 बजे तक ज्वाइन करेंगे। आखिरी 15 मिनट यानी 9:45 के फौरन बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी और आखिरी 10 से 12 मिनट आपके साथ हम देंगे, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम कर सके ताकि आप अपनी बात हुकूमती इदारों तक पहुंचा सके। बात पहुंचाने के लिए सिर्फ आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, बल्कि हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप आ सकते हैं, जहां पर हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में आप खबरें देखते हैं। खबर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर वहां पर रहती है, बल्कि आलमी सतह की खबरें भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये दो राब्ते हैं, एक फ़ोन लाइन के ज़रिए से जो आप हमारे साथ 9:45 के बाद रब्ता करेंगे, और हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर ज़रूर आएंगे आप, जहाँ पर इनबॉक्स में आकर अपनी आरा से हमें भी आरास्ता करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है और पहले पड़ाव पर ज़रा माजी को याद को ताज़ा करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ हो चुका है। अहम तरीन वाक़ात है, लेकिन चंद वाक़ात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया इस्तकबाल आप सबका हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके का फॉर्मेट जिसके मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहले आपके सामने रखते चले, ज़रा प्ले कर दीजिएगा। आज मार्च की 17वीं तारीख है, साल 2025, और अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन कई अहम तरीन वाक़यात रुनुमा हुए हैं। 1672 में इंग्लैंड ने हॉलैंड के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान आज ही के दिन किया था। 624 में आज का दिन अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक मुसलमानों ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा जाता है कि अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक तारीख आज की आती है जब गज़वा बद्र हुआ और यहाँ मुसलमान फतेहयाब हुए। अंग्रेज़ी तारीख को जब आप देखते हैं तो दिन आज का आता है। 2006 में अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक काबिल एतमाद शराकतदार आज ही के दिन करार दिया, और ये बड़ा मौका था जब दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर काम करने पर आमादगी ज़ाहिर की थी और उसके बाद इस तरह की राय कायम की गई। आज के दिन 1990 में मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की भी पैदाइश हुई। हिंदुस्तान के लिए कई बड़े इवेंट्स में ट्रॉफीज़ अपने नाम कर चुकी है, बड़े इवेंट्स में कामयाबी हिंदुस्तान के लिए हासिल की है। 1824 में आज ही के दिन बाज़ाब्ता तौर पर एंग्लो डच मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मार्च की 17वीं तारीख 1756 न्यूयॉर्क में पहली मरतबा सेंट पैट्रिक डे मनाया गया। इसके अलावा साल था आज के दिन यानी 17 मार्च को 1527 में मुगल बादशाह बाबर ने चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह अव्वल को आगरा की जंग में शिकस्त दी थी। 1769 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बंकरों पर पाबंदी आज के दिन की। सरकारी सतह पर उस वक्त ब्रिटिश निज़ाम ने यह फैसला किया, जिस पर मुल्क के अंदर नाराज़गी भी या हिंदुस्तानियों में काफ़ी नाराज़गी इस हवाले से देखी गई, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला हुआ। इसके अलावा 1959 में बुद्धिस्ट मजहबी रहनुमा दलाई लामा तिब्बत से हिंदुस्तान आज के दिन पहुंचे थे, मार्च की 17वीं तारीख को, और हिंदुस्तान के अंदर उन्हें सरकारी तौर पर जगह दी गई। मौजूदा वक्त में भी वो हिमाचल के एक खूबसूरत इलाके के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहीं से उनका जो सिलसिला है वो भी चलता है। साल 1962 में हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी खलाबाज कल्पना चावला की पैदाइश हरियाणा के करनाल में हुई। 1969 में आज के दिन गोल्डा मायर इसराइल की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्क में निज़ाम चलाने लगी। 1969 ये वो मौका था जब कुछ बरस पहले ही एक बड़ा मुआहदा जिसको तोड़ा गया और फ़लस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा हुआ। 1989 में मशहूर सियासतदान हेमवती नंदन बहुगुना का इंतकाल आज के दिन हुआ। उनकी सियासी खिदमात ख़ास तौर से जो पूरे मुल्क के अंदर याद की जानी चाहिए वो आज के दिन याद की जा रही हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में
अहम तरीन मालूमात, बड़ी बातें आपके सामने रखी हैं फॉर्मेट के मुताबिक। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे और खबरों में आज सबसे पहले वो मामला जो ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर यानी दोनों जगहों सबसे ज्यादा इस पर बहस मुबाहिसा हुआ। अवाम के दरमियान भी इस पर बातचीत के लिए, डायलॉग्स के लिए, मुशावरत के लिए हुकूमत आई, हुकूमत के जिम्मेदारान आए, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को साथ लिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद वो जो गैप था हुकूमत उसको दूर करने में कामयाब नहीं हुई। नतीजा ये कि वक्फ तरमीमी बिल, जिसकी हम आज खास तौर से बात कर रहे हैं, ऐवान के अंदर जिस ताल्लुक से रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, लेकिन आज ऐवान के बाहर दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतिजाज की तैयारी की गई है और बड़े पैमाने पर आज लोग, खास तौर से मुस्लिम तंजीमों के सरबराहान या उनमें शामिल लोग, उनसे मुंसलिक लोग आज इस एहतिजाज का हिस्सा ठीक 10 बजे जो इस वक्त इतलात के मुताबिक दिल्ली जंतर मंतर पर जमा होना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद एहतिजाज शुरू होगा। इशफा, बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर आज नई दिल्ली के अंदर इंतहाई अहम एहतिजाजी मुजाहिरा होने जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से पहले ये चंद दिन पहले होना था जिस दिन रक्षाबंधन थी, लेकिन फिर इसको रिशेड्यूल किया गया सिक्योरिटी एतबार की वजह से, और अब यह फैसला लिया गया कि आज 17 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ा इज्तिमा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये एहतिजाजी जुलूस होगा, एक एहतिजाज होगा जो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, जहां एक तरफ से मुस्लिम तंजीमें यहां पर एहतिजाज के लिए आ रही है, वहीं पर जेपीसी के चेयरमैन का बयान भी सामने आया है और उनका मानना है कि कुछ अफराद यहाँ पर मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं और नफरतों का बीज बो रहे हैं। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जो है उनकी तरफ से बयान सामने रखा गया है। इधर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मजहबी तंजीमों के मजहबी लीडरों को इस एहतिजाज में शामिल होने की दावत दे दी है। इस बीच रामलीला मैदान के आसपास सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब बंदोबस्त भी किया गया है। इधर जहां एक तरफ से ये बयानात आ रहे हैं, वहीं पर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से बयानबाजियाँ भी हो रही हैं और कुछ लीडरों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर नई दिल्ली के अंदर है, रविंदर नेगी, उनका मानना है कि ये जो एहतिजाज दरअसल किया जा रहा है ये मुल्क को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज एक बड़ी रैली कर रहा है नई दिल्ली के अंदर और वक्फ तरमीमी बिल जिसे ऐवान के अंदर रखा गया है, इसे कहा जा रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये ज़्यादती है जी मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुसलमानों के जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हड़प करना, उस पर कब्जा करना मौजूदा हुकूमत की कोशिश है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई लीडरों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि जहां आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ एहतमाम से 10 बजे ये एहतिजाज जंतर मंतर के अंदर शुरू होगा, तो क्या इससे हुकूमत पर कोई फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत जो मजवज़ा कानून तहरीर कर चुकी है और जिस तरीके से जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अरकान है, जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अरकान ने अपना अपना डिसेंट भी दिया है और पार्लियामेंट के अंदर कई बार इस मामले पर गुफ्तगू भी हुई है। अब देखना होगा कि जब सेशन दोबारा शुरू हुआ है और इतलात और खबर यह है कि इस बिल को टेबल किया जाएगा, तो क्या हुकूमत एहतिजाज के पेश नज़र बिल को रोकेगी या बिल को टेबल करेगी? एक बड़ा सवाल आज के एहतिजाज के साथ भी जुड़ा हुआ है। मरकजी काबीना जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही उस अमेंडमेंट को, वक्फ तरमीमी अमेंडमेंट को मंजूर किया था जिन्हें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से तहरीर किया गया था और यह साफ कर दिया गया था कि मरकजी काबीना की मंजूरी के बाद अब इसे बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान यानी लोकसभा के अंदर भी पेश किया जाएगा। सीधे दिल्ली चलेंगे, ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, आज इतला यह है कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सुबह 10 बजे नई दिल्ली के जंतर मंतर में एहतिजाज है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से मजहबी पेशवा एक दिन पहले ही दिल्ली आ चुके हैं। रमज़ान का महीना है, 10 बजे का वक्त है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ इनपुट आपके पास? अशफाक साहब, मैं आपको बता दूं कि वक्त को लेकर के 13 मार्च को ये प्रोटेस्ट हालांकि पहले होना था, लेकिन उस दिन होली का दिन था तो इसलिए इसकी तारीख बदलकर 17 मार्च को कर दी गई। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें सैयद कासिम रसूल जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा था कि सरकार जबरदस्ती हम पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को थोपना चाहती है। हमने हर तरीके से कोशिश करी सरकार को समझाने की, अपने बातचीत के जरिए भी, हमने अपने ईमेल मैसेज के जरिए भी सरकार को बताने की कोशिश की है कि वक्फ को किसी तरह का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं, इसमें जो आप तरमीमी कर रहे हैं वो हम नहीं चाहते हैं
क्योंकि अगर आप जिस तरह का कानून लेकर के आ रहे हैं, अगर ये बना दिया जाता है, ये पास हो जाता है, तो इसके बाद से जो खानकाहें हैं, दरगाहें, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ऐसे में लगातार इसको लेकर के ये लोग अपने जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे थे। दिल्ली में कई अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये लोग मिले हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज लगभग 10 बजे से ये प्रोटेस्ट जब दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टार्ट होगा, तो कई जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सब यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। वो इनको प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए आ सकते हैं। चूंकि साफ है कि इसमें कई सारी जो तंजीमें हैं वो इनकी सपोर्ट कर रही हैं, चाहे उसमें जमीयत उलमाए हिंद हो या दीगर और तमाम बड़ी जो जमात है मुसलमानों की, वो सब इनको सपोर्ट कर रही है। ये भी बताया गया है कि इसके अलावा कुछ गैर मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनको भी बुलाया गया है, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, उन सबको भी बुलाया गया है। उन सबसे भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस प्रोटेस्ट में हम लोगों की सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मुसलमानों के हकूक के लिए है, मुसलमानों के हक की लड़ाई है। मुसलमानों के खिलाफ सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और इससे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिंपली मुस्लिम पर्सन का ये जो आरोप है। ताबिश, कल हमने देखा था असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बयान दे रहे थे, कहीं पर तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि मौजूदा हुकूमत इमलाक को लेना चाहती है, अपने कंट्रोल में करना चाहती है, और इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार मुसलमान होगा, माइनॉरिटीज़ होंगी, और जिन्हें यह शक है कि शायद इस मसले से हम डरेंगे, बाहर निकलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम डट कर मुकाबला करेंगे और अपनी बात को कह के ही रखेंगे और मनवा के ही रखेंगे। देखिए, बिल्कुल कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान सामने आया है, वो एक जलसे को वहां पर जलसे में मौजूद थे, उन्होंने वहां पर वो बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से डरने वाले नहीं है। अगर सरकार ये समझती है कि इस तरह के बिल ला करके या इस तरह से जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई बिल थोप करके हमें हमसे वक्त की जो प्रॉपर्टीज है वो हथिया लेगी, तो वो हम होने नहीं देंगे। उससे पहले भी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि अगर ये जबरदस्ती कोई बिल हम पर थोपा जाता है तो हम उसके लिए देश भर के जो मुसलमान है वो प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, हम कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। जहां तक आज के प्रोटेस्ट की और इन सब चीजों की बात है, तो ये बहुत अहम प्रोटेस्ट इसलिए माना जा रहा है। देखिए, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और सरकार इसी सेशन के दूसरा जो चरण है उसमें इसको पेश करने की तैयारी कर रही है। उससे पहले जो जेपीसी के चेयरमैन है जगदम्बिका इकबाल, उनसे हमने भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ तंजीम, कुछ जमात और कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करके मुसलमानों के दिमाग में सरकार के खिलाफ गलत तरीके से वक्फ बिल को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसके मद्देनजर किया जा रहा है। सरकार पर एक दबाव बनाने की ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, यूनियन कैबिनेट ने इसको क्लियरेंस दे दी है, फिर मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि इसको टेबल किया जाएगा। यानी सरकार का विजन और माइंड टोटल इस बिल को लेकर क्लियर है कि हमने इसको क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम तंजीमें जो पहले जेपीसी के साथ मिल रही थी, जेपीसी पर उन्होंने सवाल उठाए और अपनी अपनी बात रखी। फाइनली ये ऑफिशियली देखा जाए पहला ज्वाइंट एहतजाज होगा, लेकिन खबर यह है कि आज के बाद एक प्रोग्राम चार्ट दिया जाएगा, कैलेंडर बनाया जाएगा, जहां पर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस प्रोटेस्ट को किया जाएगा और दिल्ली में ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने श्वास साहब। चूंकि हाल ही में अभी जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन हैं कासिम इलियासी साहब, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के और नेशनल लेवल तक हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम अलग अलग तरह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। चूंकि ये इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसी सेशन में बिल को सरकार टेबल करेगी, और अगर बिल इसी सेशन में टेबल किया जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी जो तंजीमें प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके लिए। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि इसको पास कराना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। अच्छा ताबिश, फटाफट से, ये जो दो बड़ी पार्टियां थी जिनको लेकर मुझे लग रहा था कि मुस्लिम लीडर्स की काफी नजर थी, एक बिहार जहां पर वो ये समझ रहे थे कि शायद जेडीयू की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, जेडीयू मिलने से बड़ा कासिर रहा। तो क्या हम ये माने कि जनता दल यूनाइटेड इन टोटो सरकार के मूड में है कि व्हाटएवर द अमेंडमेंट्स इट इज, गो अहेड, वी आर विद यू जेडीयू?
देखिए, अभी चूंकि बिहार में चुनाव है तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी पर वो प्रेशर नहीं बना सकते हैं, बीजेपी पर दबाव नहीं बना सकते हैं, तो वो अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आकर खड़े हो सकते हैं और ऐसे में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जहां तक दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की, चूंकि वो सीएम है, वो भी बहुत खुल करके इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से खामोश नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने स्टेप लिया था, रमजान में जुमे में मुसलमानों को छूट दी थी, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं था। जबकि बीजेपी के जो लोग थे वो तेलंगाना को लेकर के टारगेट कर रहे थे, तो चंद्रबाबू नायडू ने वहां से एक इंडिकेशन देने की कोशिश की थी कि देश सेकुलर है और सेकुलरिज्म से चलेगा। क्योंकि तेलंगाना में 2 घंटे की छुट्टी दी गई थी कांग्रेस की सरकार की, रमजान में मुसलमानों को राहत देने की कोशिश की गई थी, और उसी की तर्ज पर ये आंध्र प्रदेश में भी हुआ। हालांकि जब तेलंगाना में हुआ तो बीजेपी के जो लीडर थे उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की, लेकिन जब खुद के स्टेट में आंध्र प्रदेश में ऐसा होता है तो इस पर बीजेपी के लीडर खामोश हो जाते हैं। तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के जिस मंशा पर जो सवाल सरकार ने तेलंगाना को लेकर के उठाया था वो खुद वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू में नीतीश कुमार का बहुत ज्यादा साथ मुझे नहीं लगता कि वक्त बिल पर मिला है। दोनों जानते हैं कि मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में दोनों के साथ खड़ा हुआ है, और ऐसे में अगर मुस्लिम वोट नाराज होता है तो दोनों की राजनीतिक जो बहुत शुक्रिया ताबिश, आप नजर बनाए रखिए। दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे क्योंकि 10 बजे एहतजाज है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। वक्फ तरमीमी मजूजा बिल जिसे मरकजी काबीना ने मंजूरी दी है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें आज सरापा एहतजाज है इस बिल को लेकर। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम हिस्टोरिकल भी करते हैं और बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब एक ऐसा नाम जिस पर अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है और औरंगजेब के मजार को तोड़कर खत्म करने की बात हो रही है, और एएसआई यानी आसार कदीमा जो इस मजार की देखभाल कर रहा है, इसको फंड्स रोकने की भी बात कही जा रही है। अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से चलो तरह करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर आप सबको बताते चलें कि औरंगजेब के मजार का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और कई हिंदू तंजीमों की जानिब से मुसलसल हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिशें जारी हैं। और इन सब के बीच में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से आज हल्ला बोल नाम से एक एहतजाज भी रखा गया है। रैली निकाली जाएगी और यहां तक धमकियां दी गई कि बाबरी मस्जिद की तर्ज पर कार्रवाई की जाएगी, कार सेवा की जाएगी, ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा जहां पर मजार या मकबरे को तोड़ा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जहां पर आप सब जानते हैं एक फिल्म गुज़श्ता दिनों रिलीज हुई, उस फिल्म के चलने के बाद महाराष्ट्र के अंदर कहा जाता है कि हालात मुख्तलिफ मकामात पर खराब हुए और सरकार ने न सिर्फ मकबरे के बल्कि मकबरे के तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर इसके मजार के आसपास का पूरा जो हिस्सा है वो पुलिस के हवाले कर दिया है और किसी भी वक्त सूरत हाल खराब हो सकती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर और दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के कई अरकान असेंबली जिनमें टी राजा सिंह का नाम भी शामिल है, इन तमाम लोगों की तरफ से ऐवान के अंदर और बाहर भी मुतालबा किया गया कि इस मकबरे को या इस मज़ार को यहाँ से हटाया जाए और अगर इतना ही ज़्यादा हुकूमत को कोई इकदाम करना है तो फिर महाराष्ट्र से बाहर इसको शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि तारीख को गिनवाया गया, 400-500 साल पुरानी हिस्ट्री या मुगलिया सल्तनत और पूरे दौर को गिनवाया गया और कहा गया कि हिंदुओं और दीगर मज़ाहिब के लोगों पर औरंगज़ेब और उनके साथियों या उनके आसपास जितने भी लोग थे तमाम शुरा ने उस वक्त मिलकर हिंदुओं पर जुल्म व तशद्दुद किया, बर्बरियत की। और इन इल्ज़ामात के बीच 2 मुख्तलिफ तंजीमें अलग अलग मकामात पर एहतजाज करते हुए गुज़श्ता दिनों नजर आई। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि धमकियां दी जा रही हैं कि इस मज़ार को या मकबरे को यहाँ से हटाया जाएगा उसी तर्ज पर जैसे 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ बाबरी मस्जिद की तर्ज पर कार्रवाई यहाँ पर भी अमल में लाई जाएगी। और आज सारी सूरत हाल जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद 2 बड़ी तंजीमों की जानिब से औरंगज़ेब के मकबरे की तरफ पैदल मार्च या रैली की भी कॉल दी गई थी, तो उससे पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि महाराष्ट्र पुलिस और मकामी अथॉरिटीज़ और जो इदारे हैं, हुकूमत के जो इदारे हैं, उनको मुतहरिक रहने को कहा गया है।
और ख़ास तौर से 2.5 किलोमीटर का एरिया है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अथॉरिटीज़ के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़ी तो दफ़ा 163 का नफाज भी अमल में लाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से सूरत हाल ख़राब ना हो। ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, हैदराबाद से भी अरकान असेंबली या ख़ास तौर से बीजेपी के लीडरान जिनमें टीएस राजा का नाम सर फहरिस्त है, इनने बार बार धमकियां दी और हालिया दिनों में जो फिल्म रिलीज हुई उसमें भी कहा गया उस फिल्म के रिलीज होने के बाद कि ये असल हकीकत है। इन हकाइक की पर मबनी रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत को फौरी तौर से इकदाम उठाने चाहिए। आप सबको ये भी बताना ज़रूरी है कि औरंगजेब का मकबरा जो कि खुलदाबाद के अंदर जहां आज भी मौजूद है और बरसों से यहाँ पर बड़ी तादाद में, और न सिर्फ मकबरा है बल्कि करीब में एक मस्जिद भी बताई जाती है जहाँ पर आज के वक्त में भी हज़ारों मुसलमान नमाज अदा करते हैं, पंजगाना नमाज होती है, नमाज जुमा होती है, लेकिन किसी भी तरीके से इस सारी सूरत हाल को ख़राब ना होने दिया जाए। सिविल इदारे, हुकाम या हुकूमत इस वक्त अपनी जगह लगी है, मगर शायद जिस हिसाब की सिचुएशन है उस हिसाब से लग रहा है कि आइंदा किसी भी वक्त लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन जिसका अंदाज़ा पहले से खदशात है उस हिसाब से सिचुएशन खराब हो सकती है। इस बीच बयान थोड़ी देर पहले शरद पवार की एनसीपी की तरफ से भी जारी कर दिया गया जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत वक्त बराह रास्त इसमें मुदाखलत कर रही है और बिलवास्ता सपोर्ट कर रही है उन तंजीमों को जिनमें वीएचपी बजरंग दल है ताकि वो अमन कानून की सूरत हाल को यहाँ पर ख़राब कर सके। औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग तेज़ हो रही है। अब देखना होगा कि हुकूमत इस पूरे मामले को किस तरीके से निपटाएगी क्योंकि मामला पूरी दुनिया का फोकस बन चुका है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम खबर की करते हैं और बात वजीर आजम साहब की करते हैं जिन्होंने कल रात देर गए गैर मुल्की पॉडकास्टर के साथ अपनी बात रखी है और बात रखते रखते न सिर्फ आलमी सतह की बात की बल्कि चीन के ताल्लुकात किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं और पाकिस्तान की नीयत पर भी दोबारा सवाल उठाते हुए कहा कि बरसगीर के हालात जिस तरीके के बने हुए हैं उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी रोल है। वजीर आज़म मोदी का पाकिस्तान पर बड़ा बयान कि पाकिस्तान अभी भी दरपर्दा जंग छेड़े हुए हैं और यही दरपर्दा जंग अमन को खराब कर रही है भारत के अंदर। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई कि पाकिस्तान के साथ नेक नीति के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा पीठ में छुरा भोंका गया। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का वो पॉडकास्ट है जो रात देर के जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान एपिसेंटर है यानी एक वो सेंटर है जहां पर सबसे ज्यादा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही है और पूरी दुनिया को यहां से खतरा लाक हो रहा है। एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना के सूरत हाल पर भी पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर आजम ने साफ कर दिया कि चाइना के साथ हालात को मामूल पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और 2020 की सूरत हाल किस तरीके से बरकरार रहे उस ज़मन में दोनों मुल्क एक दूसरे के राब्ते में हैं और बातचीत हो रही है। इधर डोनाल्ड ट्रंप पर भी अपनी बात रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट के दौरान कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का विजन बड़ा क्लियर है, उनका रोड मैप क्लियर है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका है एक नई सीढ़ी और नए उछाल की ओर चल सकता है। ताहम बड़ी बात चीन और पाकिस्तान की जिसको लेकर वजीर आजम ने अपनी बात क्लियर की है। पहली बात है कि संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और कई दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे कि मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो चौंक गए थे। और इस निर्णय के इस प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है उसके दर्शन हो चुके थे और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था। लेकिन परिणाम सही नहीं मिले और देश आजादी के लिए आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय
क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग, कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आज़म के मुताबिक 2014 के बाद की गई, लेकिन हर कोशिश का मनफी नतीजा आया, नेगेटिव रिजल्ट आया। पाकिस्तान की तरफ इशारा। ब्रेक पे जाएं, लेकिन उससे पहले खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से आपको एक और बताते चलें। रायसीना डायलॉग्स की शुरुआत आज से हो रही है। आज, कल और परसों यानी 3 रोजा ये प्रोग्राम दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर हर बार की तरह होना है। तकरीब में कई अहम शख्सियात जो खास मेहमान बैरून मुल्क से मदऊ किए गए थे वो पहुंच चुके हैं और 19 मार्च तक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कुल मिलाकर चूंकि आज पहला दिन है तो वज़ीर आज़म मोदी और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जो कि तकरीब के पहले दिन यानी इफ्तिताही मरहले में मौजूद रहेंगे, इफ्तिताह करेंगे। और 2025 में इस बार जब रायसीना डायलॉग्स हो रही हैं तो कला चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट इस बार की थीम रखी गई है। बाहर से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। 125 ममालिक के मेहमान इस बार दारुल हुकूमत दिल्ली में नजर आएंगे और जो टॉपिक्स हैं 17 से 19 मार्च के दरमियान, उस पर दुनिया भर के कई थिंक टैंक, कई रिसर्चर्स, कई ऑब्जर्वर्स, फेडरेशंस, ऑर्गेनाइजर्स, कई अहम तंजीमों के अरकान, मेंबर्स और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके साथ आज शुरुआत जब न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन मौजूद होंगे तो पहला कीनोट एड्रेस एज इन चीफ गेस्ट वो देंगे। 125 ममालिक के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद रहेंगे जिनमें मिनिस्टर्स होंगे, साबिका सरबराहान होंगे मुख्तलिफ ममालिक के, फौज के सरबराहान होंगे, भारत की जानिब से भी तीनों अफवाज के सरबराहान एक एक करके इस सेशन में हिस्सा लेंगे। जो बिजनेस बड़े हेड्स हैं, इदारे हैं, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। टेक एक्सपर्ट्स होंगे, तालीम के मैदान में बेहतरीन काम करने वाले दुनिया भर के कई अहम शख्सियात इस प्रोग्राम में, वो नौजवान लीडर जो यूथ आइकॉन के तौर पर उभरे हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। और इतलात के मुताबिक टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी के एतबार से मुख्तलिफ ममालिक के साथ टाइज, कारोबार, दीगर मामलात जो मौजूदा वक्त में अहम तरीन ज़रूरत है, तफसीली तबादला ख्याल होगा। और 125 ममालिक के मेहमान दारुल हुकूमत दिल्ली में जमा हो रहे हैं।
आज थोड़ी देर बाद इसका आगाज हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह इस प्रोग्राम का करेंगे। रायसीना डायलॉग 19 मार्च तक चलेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब सलाम जी के जारी रहेगा। दूसरे पड़ाव में आएंगे तो जम्मू कश्मीर असेंबली आपको लिए चलेंगे और थोड़ी देर में एक और सेशन शुरू हो रहा है। आज बहस मुबाहिसा और क्या इम्कानात हैं, और शुमाली कश्मीर आपको लिए चलेंगे जहां इस वक्त गुज़श्ता 2.5 घंटों से एनकाउंटर चल रहा है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं। शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे इस वक्त मुश्तरका ऑपरेशन इशफाक चला रहे हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आपको शुमाली कश्मीर से बता रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की है और मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इस वक्त जचलडारा, हंदवारा के कई इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया था और अब ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है और इतलात और खबरों के मुताबिक 2 या 3 मुसल्लह अफराद इस इलाके के अंदर मौजूद हैं जो वक्फे से सिक्योरिटी एजेंसीज पर गोलियां भी चला रहे हैं। और कुछ देर पहले इस इलाके के अंदर बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही थी, गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा था, जिसके बाद इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए। तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद करने का भी फैसला ले लिया गया था। और इस वक्त की इतलात और खबर जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहतमाम से एक वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया है।
और ये ऑपरेशन जचलडारा राजवाड़ा के आसपास के इलाकों के अंदर किया गया है, जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इत्तलात और खबर थी कि यहाँ पर 2 या 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक जवान के जख्मी होने की भी खबर आ रही है, जिसे पूरी तौर पर इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स थोड़ी देर में यहाँ से आएंगी। अथॉरिटीज़ की तरफ से तमाम खारजी और दाखिली रास्ते सील कर दिए गए हैं। डिप्लॉयमेंट, रेनफोर्समेंट जिसे आप कहते हैं, इजाफी दस्ते वो तैनात कर दिए गए हैं। और सिविलियन मूवमेंट, क्योंकि इस इलाके के अंदर सिविलियन भी रहते हैं, घनी आबादी वाला इलाका है, तो उसे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। तमाम लोगों को कहा गया कि वो घरों के अंदर ही रहे तब तक जब तक इस एनकाउंटर को लेकर मजीद डिटेल्स क्लियर नहीं होती, और उसके बाद अगर किसी ने बाहर जाना हो तो उसके लिए एक सिस्टम और मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किया जाएगा। फिलहाल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहाँ पर जारी है। एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है जचलडारा राजवाड़ा के आसपास के इलाकों के अंदर। तस्वीरें आपके सामने थोड़ी देर पहले की, और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक जवान के जख्मी होने की भी इत्तलात आ रही है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से अभी इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि क्या कोई जख्मी हुआ है या नहीं है, लेकिन इस बात की तस्दीक की गई कि मुश्तरका ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो छुपे मिलिटेंटों की तरफ से फायर किया गया, जिसका अब वापस जवाब भी दिया जा रहा है। शमीम के पास सीधे हम चलेंगे। शमीम भट्ट हंदवारा से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। शमीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि इतला ये है कि नॉर्थ कश्मीर का ये इलाका, जहां पर सुबह सहरी के आसपास ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, और सर्च अब बाज़ाब्ता तौर पर एनकाउंटर में तब्दील हुआ है और एक जवान के जख्मी होने की इतला। जी गवार, मैं आपको बताता चलूं, सरजिला कपारा के ये कुरमुरा राजवाड़ का इलाका है, जहां पे फौज और पुलिस को एक मुसद्दी का इत्तला मिलने पर फौज ने पूरे इलाके को मुआसरे में लिया और बड़े पैमाने पे यहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। तलाशी के दौरान मिलिटेंट ने फौज के ऊपर या पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक पुलिस के जवान जख्मी हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट इस जंगल में छुपे बैठे हैं। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। इस वक्त तमाम जो रास्ते हैं उनको सील किए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ जो इमरजेंसी गाड़ी है सिर्फ उनको आने जाने की इजाजत दी जा रही है। आज हम बात करेंगे गवाह, अलग बात की बात करेंगे, तकरीबन 6:30 बजे के करीब यहाँ पे कुरमुरा राजवाड़ में इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर के दौरान जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक आर्मी पुलिस जवान जो है वो घायल हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट इस जंगल में छुपे बैठे। अभी दोनों तरफ से रुक रुक के जो है फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से चल रही है। जी गवाह, बताइएगा, ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया, अभी हम देख रहे थे कि रिहायशी इलाका भी है, जंगल बिल्कुल पास पास में, तो ये जो मिलिटेंट है, बंदूक बरदार है, क्या ये रिहायशी इलाके के अंदर है, किसी रिहायशी मकान के अंदर है, या ये जंगल का एरिया तो जंगल में चले गए हैं और इसलिए अब इस ऑपरेशन को और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, काफी माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा? जी गवार, ये जो कुरमुरा इलाका है ये फॉरेस्ट एरिया है। एक साइड जो है बस्ती है, बस्ती के दूसरी तरफ जो है जंगलात में ये इनकाउंटर जो है तकरीबन आज 6:30 बजे के करीब जो है ये शुरू यहाँ पे हुआ। इसके बावजूद तो पुलिस और एसओजी ने तमाम लोगों को अपने घरों में ही ये बोलने का रखा कि अपने घरों में भी, क्योंकि घरों के बाहर ना जाए। सिर्फ जो उनको इमरजेंसी या किसी को स्कूल जाना है या किसी को इमरजेंसी बीमार हो, सिर्फ उनको आने जाने की इजाजत दी जा रही। इस इनकाउंटर में काफी ज्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जंगल जो है घना है। इस वक्त एसओजी 20 की बात करेंगे, खुसूसन पुलिस की बात करेंगे, एसएसपी हंदवारा खुद लीड कर रहे हैं, इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम एसओजी की बात करेंगे या हम 21 आर की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे, तो वो यहाँ पे इस वक्त तैनात है। जी गवार, तो ये इलाका जिस हिसाब का दिख रहा है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस मूव कर रही हैं, एम्बुलेंसेज भी नजर आ रही हैं, दैट मींस आसपास बस्ती काफी ज्यादा है, तो एग्जैक्टली इन लोगों को रिलोकेट करने के लिए भी कोई इकदाम उठाया गया, महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाए? अगर आसपास बस्ती है, क्या इकदाम हुए? जी, आज से पहले से जब इनकाउंटर पहले जब सर्च ऑपरेशन किया गया तभी लोगों को ये हिदायत दी कि अपने घरों में ही रहिए, क्योंकि उनको सेफ जोन में लाया गया है। फिर जो जहाँ पे ये इनकाउंटर शुरू हुआ, ये एक काफी ज्यादा जंगल जो है फॉरेस्ट एरिया है, जंगल काफी ज्यादा घने जंगल है, तो फिलहाल इनकाउंटर उस साइड चल रहे। पहले ही जब नमाज जो फजर नमाज से पहले ही तमाम लोगों को हिदायत दी गई, उनको सेफ जोन में लाया गया है जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं। तो फिलहाल जो जिस तरह यहाँ पे तमाम सिक्योरिटी फोर्स को लाया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एसएसजी सीआरपी की बात करेंगे, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। बड़े पैमाने पे इस वक्त ड्रोन जो है वो भी चलाया जा रहा है कि जो मिलिटेंटों की तादाद बड़े पैमाने पे इस वक्त चल रही है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम भट्ट, आप बने रहिएगा। हम आपके पास दोबारा दूसरे बुलेटिन में लौटेंगे तो डिटेल्स लेंगे। फिलहाल एनकाउंटर शुरू हो गया जी नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके, हंदवाड़ा इलाके के अंदर, राजवाड़ा जजलडारा का ये जो पूरा जंगल का एरिया है, यहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू हो गया है और सीनियर अफसरों की निगरानी में अभी इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात आज के दिन की भी करते हैं। और जम्मू के अंदर असेंबली का इजलास जारी है और असेंबली के आज के इजलास में 12वां दिन है और आज भी अहम तरीन महकमों के मुतालबात ज़र जो है वो ऐवान के सामने रखे जाएंगे और जिन पर मुख्तलिफ मेंबरान की तरफ से कट नोट से भी दी गई है, यानी बहस तमीज़ आज भी होगी, लेकिन उससे कबल वक्फे सवालात भी होगा और सिफर अवर भी होगा। और इतलात यह है कि आज जम्मू कश्मीर असेंबली का 12वां दिन है, दूसरा सेशन है और आज जहां मेंबरान असेंबली के लिए 30 सवालात लिस्ट किए गए हैं और आज ही मुख्तलिफ महकमों के लिए मुतालबात ज़र भी रखे जाएंगे, जिनमें फूड एंड सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और दीगर महकमा जात हैं, जहां पर वज़ीर मौसूफ उस बजट को ऐवान के सामने रखकर मंजूरी लेने की कोशिश करेंगे ताकि साल 2025-26 के दौरान सूरत का जो कामकाज जो है वो महकमों का चलाया जा सके। यानी आज का दिन सतीश शर्मा के नाम है, जो ऐवान के अंदर उन तमाम तीखे सवालों का भी जवाब देंगे जो हिज़्ब इख्तिदार तो पूछेगा ही, लेकिन इस ऐवान का एक अनोखा मिजाज देखने को मिला कि हिज़्ब इख्तिलाफ पूछे न पूछे, हिज़्ब इख्तिदार में बैठे लोग यानी विद इन द गवर्नमेंट जो MLAs हैं वो भी कई बार सरकार को घेर कर ऐसे सवालात पूछते हैं कि सरकार के पास जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर उमर अब्दुल्ला हुकूमत को सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं, लेकिन लेखा जोखा साल 2024 से देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई बार मेंबरान भी इस बात को मानते हैं कि सही तरीके से या तो जवाब नहीं आया या सही तरीके से जो अमल होना चाहिए था काम का वो नहीं हो पाया है। इस बीच आज का दिन भी हंगामे की नज़र हो सकता है। इंडस्ट्रियल लैंड से लेकर दीगर मुतालबात जो आज ऐवान के सामने रखे जाएंगे, हम आपको सोशल मीडिया और अपने टेलीविजन चैनल पर जरूर अपडेट करेंगे। आज 12वां दिन है और मुतालबात ज़र, फूड एंड सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी के आज सामने रखे जाएंगे और उसके साथ साथ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट भी आज ऐवान के सामने रखी जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट टेबल करेंगे वो सीनियर मेंबर असेंबली मुबारक अहमद गुल के हाथों कराई जा सकती है। तो 2 हफ्ते इजलास के मुकम्मल हो चुके हैं, बीच में कार्रवाई मुतासिर भी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना हमने दिल्ली के अंदर ऐवान में देखा है। कुल मिलाकर सवालात पूछने का सबको मौका दिया गया है, वुज़रा ने अपने अपने हिसाब से जवाब रखे हैं, लेकिन जिस तरीके से इशफाक ने बताया तकरीबन 2 से 3 बरसों का, सिर्फ आज की बात नहीं है, यही 4 महीने जो हुकूमत ने 140 से 150 दिन अभी तक गुजारे हैं, इन 150 दिनों का नहीं बल्कि 3.5-4 बरसों का हिसाब हुकूमत से मांगा जा रहा। और जब जवाब महकमों की तरफ से आ रहे हैं तो उस पर भी काफ़ी बहस और तकरार देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जवाब आ रहे हैं माजी करीब में हुकूमत में बैठे लोग भी कई बार उनको गलत ठहराते थे, इस बार उनको दुरुस्त करार देने पर भी आमने सामने अरकान असेंबली आ रहे हैं। जनाब एक और खबर की ओर आते हैं, जरा बात असेंबली की चल रही है तो असेंबली के अदाद शुमार से भी आपको बाखबर करते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ की इसलिए बड़ी बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि सनतकारी और सरमायाकारी ये 2 ऐसे जुमले हैं और 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें मुसलसल हम साल 2019 से सुनते आ रहे हैं। और अब इतलात और ख़बर यह है कि सनतकारों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। जब सनतकारों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है तो सरमायाकारी भी मुमकिन हो रही है। इस बात का खुलासा तब सामने आया जब जम्मू और श्रीनगर के अंदर सरमायाकारी और सरमायाकारी को लेकर सरमायाकारों की आमद, रियासती और गैर रियासती लोगों की तफसीलात सामने आई। पता लगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो नई सनती पॉलिसी मुतारफ कराई गई है उस सनती पॉलिसी का फ़ायदा बहुत सारे
गैर रियासती ताजरों ने उठाया है और जम्मू और श्रीनगर के अंदर अपने यूनिट्स कायम करने के लिए हुकूमत के सामने दरख्वास्तें जमा की है। न सिर्फ हुकूमत के सामने दरख्वास्तें जमा की है बल्कि हुकूमत ने उन्हें जमीनें भी फराहम की है। 500 के करीब कनाल की जमीन जो है वो अलॉट की गई है गैर रियासती लोगों को, यानी उन लोगों को जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से बाहर है लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वो सरमायाकारी करना चाहते हैं। उन दरख्वास्तों पर तकरीबन 500 कनाल जमीन जो है वो दे दी गई है और इस तरीके से 200 के करीब इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो जम्मू और कश्मीर के बाहर के हैं और उन्होंने अपनी सरमायाकारी अपने बिजनेस यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी हामी भरी है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को अपने तमाम तर दस्तावेजात सौंप दिए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के ताजरान इस लिस्ट के अंदर सरफहरिस्त है। इन्वेस्टर्स प्रेफर कर रहे हैं जी कठुआ और सांबा, यानी जम्मू के जो दो इंडस्ट्रियल हब है कठुआ और सांबा, गैर रियासती लोग जो है वो लगातार इस बात पर इत्मीनान कर रहे हैं कि वो अपने यूनिट्स यहीं पर लगाना चाहते हैं क्योंकि एक तो ये बाहर अगर माल लेना तो बिल्कुल पास में है और ज्यादा कोई चिक यहाँ पर नहीं रहती है। 408 कनाल जमीन अलॉट की गई है 8 नॉन लोकल बेनिफिशरीज को जिन्होंने कश्मीर के अंदर अप्लाई किया है। तकरीबन 408 कनाल जमीन वहां पर भी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर को कुल मिलाकर 8,532 एप्लीकेशन सिंगल विंडो सिस्टम, जो नया विंडो सिस्टम लगाया गया था जहां पर आपने कंप्यूटर पर आकर लैपटॉप पर आकर ऑनलाइन आकर आपने अपनी दरख्वास्त देनी थी, उसके बाद ऑनलाइन ही आपको हर सिस्टम से बाखबर किया जा रहा था। तो 8,532 दरख्वास्तें टोटल जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मिली है। नई इंडस्ट्री पॉलिसी जो साल 2016 से साल 2026 तक थी उसमें 28 बिजनेसमैन जिनका ताल्लुक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से उन्हें तकरीबन 800 कनाल जमीन जो है वो फराहम की गई है। डाटा जो शेयर किया गया इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट को जम्मू रीजन के अंदर, और बाकी मानदा कुछ यूनिट्स के अंदर कुछ यूनिट होल्डर जो है वो कश्मीर भी आना चाहते हैं। और ये जो नई पॉलिसी आई है इस पॉलिसी का फायदा जो है वो लगभग उठाया गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि ये नई पॉलिसी फिर इतलाक इसका हुआ साल 2021 से लेकर साल 2030 तक इसको एक्सटेंड किया गया। और दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों की नजरें जम्मू कश्मीर पर सरमायाकारी के लिए थी और बहुत सारे कामयाब ताजिर जम्मू कश्मीर भी रुक कर चुके हैं। 50 बिजनेसमैन दिल्ली से हैं जिनको अलॉट किया गया है जमीन जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद 45 जो है वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, 40 से ज्यादा पंजाब से है जिन्हें जमीनें अलॉट की गई हैं, उत्तर प्रदेश से 14, महाराष्ट्र से 9 और 9 ऐसे लोग हैं नंबर्स हैं बिजनेसमैन के जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने इस बात की हामी भर ली कि वो भी अपनी सरमायाकारी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहते हैं। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश से भी कुछ ताजरों ने जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसके बाद हुकूमत ने, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर एलोकेशंस उनके नाम कर दी है। और ये जो कुल मिलाकर जब आप देखते हैं तो इसमें 51% स्टेक होल्डर जो है उनमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी है जिनकी क्वालिफिकेशन इस तरह की है कि वो अपने बिजनेस यूनिट्स को चालू कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर मकामी सरमायाकार अपनी परेशानियां रोते हैं कि जनाब हम तो खत्म हो रहे हैं, हमारे ऊपर ताले लग रहे हैं और हम काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से सरमायाकारी की जब हम बात करते हैं तो बैरून रियासत से एक सरमायाकार जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। सीधे श्रीनगर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन कर चुके इमरान नाइक को हमें ज्वाइन किए। इमरान, दो तरह की तफसीलात हैं। एक ये कि जम्मू कश्मीर में 200 से जायद बैरूनी सरमायाकारों को जमीन अलॉट की गई जिन्होंने अपने यूनिट्स कायम किए। दूसरा 500 कनाल सनती अराजी बैरूनी लोगों को दी गई, जो दोनों तरह की तफसीलात हुकूमती जवाब से पता चलता है। लेकिन एक बार जो सवाल कुछ दिन पहले जब बजट भी पेश हुआ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को लेकर जब बात की गई तो सवाल पूछा गया कि ये तो उन लोगों की बात है जो नए हैं या गुज़िश्ता 4 वर्षों में जो आपने काम किया है उसमें पेशरफ्त हुई है, दैट इज ओके। लेकिन एग्जिस्टिंग यूनिट्स और उन यूनिट्स का क्या जो बंद हो चुके हैं, जिनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो तादाद जम्मू के अंदर सिर्फ सांबा और जम्मू इंटीरियर बेल्ट्स में 700 प्लस तादाद बनती है। देखिए, अगर आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम के जरिए कई बार हमने
इस बात पर तफसीलन बात की है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-21 है, जिसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा जाता है 28,400 करोड़ रुपए की, या जो 2016-17 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की, इस हवाले से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, खासकर स्पेशली वादी कश्मीर की जहाँ तक हम बात करते हैं, उनका एक एप्रीहेंशन भी रहा है और उन्होंने आवाज भी हमेशा रेज की है। वो ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्री सेक्टर को फरोग देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, चूंकि गवर्नमेंट ने नई स्कीम मुतारिफ करवाई और कोशिश ये है कि यहाँ पे गैर मकामी जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे और उसके जरिए से ना सिर्फ ये इंडस्ट्री फूले फले बल्कि जॉब क्रिएशन हो यहाँ पे। लेकिन उनका जो सवाल वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स है यहाँ पे, जो इंडस्ट्रीज है, उनका क्या होगा, वो खत्म हो रही है और उसके लिए सरकार को इकदाम उठाने चाहिए, जिसपे हमने अपने ओपन टॉक में भी तमाम जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स है कोशिश की थी उनको वहां पे अपनी बात रखने की, और उन्होंने भी उसमें डिटेल्ड कहा था कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है और किस तरह से वो सर्वाइवल में इस वक्त जा रहे हैं और खासकर 2019 के बाद। लेकिन अब चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस तरह से डिप्टी सीएम ने सवालात का जवाब दिया है और 500 कनाल जमीन जो है वो नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए अलॉट कर दी गई है, 9,800 से ज्यादा जो कनाल लैंड टोटल है 2016-17 से 2020-21 इंडस्ट्रियल पॉलिसी तक जो लैंड अलॉट कर दी गई, और ज्यादातर इसमें बैरून जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने हामी भर दी है और तकरीबन 8,000 से ज्यादा जो नए ये इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी अपने फॉरेन एप्लीकेशन से वो दे दिए हैं और गवर्नमेंट से कहा है कि इसका प्रपोजल भी 16,000 करोड़ रुपए तक तो है। क्या हम ये माने कि ये जो नई सन्नतें लग रही हैं, लगने के कगार पर है या कुछ चीजें कंप्लीट हो रही हैं, आने वाले 2 सालों के दौरान ये एक गेम चेंजर तौर पर होंगी, क्योंकि मकामी नौजवानों को बड़े पैमाने पर यहाँ पर रोजगार मिल सकता है, स्किल, नॉन स्किल, लेबर क्लास, बहुत सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं इंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर। जिस तरीके का हुकूमत का अंदाजा है कि शायद ये साल नहीं, अगले साल मार्च अप्रैल तक बहुत सारी यूनिट्स फंक्शनल हो जाएंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, कोई भी पॉलिसी जो सरकार की होती है वो पीपल फ्रेंडली होती है और हमेशा उसमें ये कोशिश रहती है कि जो स्टेट का जो बजट है, स्टेट की जो इकोनॉमी है, उसको जो है डेवलप किया जाए, उसको बढ़ाया जाए और खासकर जॉब क्रिएशन का सबसे बड़ा उसमें फैक्टर रहता है। और इसी तनाजुर में हम इस पॉलिसी को भी उसी तरीके से देखते हैं जो कि सरकार ने शुरू से ही दावा किया है कि जॉब क्रिएशन होंगी और यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट्स आएंगे, सरमायाकारी होगी और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा और हमारी इकोनॉमी की चूंकि इंडस्ट्री एक बैकबोन भी होती है और इससे शायद वो फ्लो मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हमेशा मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के हम देख रहे हैं कि एक्सपर्ट्स या एसीबी के जरिए भी हमने देखा कि करप्शन बहुत ज्यादा है। अगर सरकार सिंसियरली, अगर अकाउंटेबिलिटी ऑडिट के साथ इस पॉलिसी पर काम होगा और ये जो यहाँ बैरून इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं और वाकई वो उस तनाजुर में काम करेंगे जो सरकार ने अपने उस इंडस्ट्री पॉलिसी में कह दिया है कि लोगों को कैसा फायदा मिलेगा, स्टेट यूटी को कैसे फायदा मिलेगा और इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी, तो उस तनाजुर में हम देख रहे हैं। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से समहाउ ये ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी पैसों की बात आ गई, करप्शन की बात आएगी और कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और तो फिर दोबारा से मामला खराब होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर इलाकों से ताजर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, खुशामदीद है। होप्स हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए और ये जो बेरोजगारी की शराय थोड़ी सी इसमें कमी आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का आना, प्राइवेट सेक्टर का खुलना और सरमायाकारी जम्मू कश्मीर में होना इंतहाई अहम ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि ट्रेन जो चलना शुरू होगी उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी आएंगे, क्योंकि फिर जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट में हम बहुत ज़्यादा पीछे थे वो एक रास्ता खुल जाएगा, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। लेकिन क्लियर होने के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अर्बन लोकल बॉडीज़ पर चुनाव होना है, यूएलबीज के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कमर कस ली है। अगर जो ऑफिशियली अभी चुनाव कब होंगे, किस तारीख को होने हैं, न तो कमीशन की तरफ से कोई पत्ते खोले गए और ना ही रियासत के वजीर आला ने कोई बात बताई है, लेकिन सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खुतबे के दौरान इस बात का भरोसा दिया था कि बल्दियाती इदारों के अंदर चुनाव होंगे। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमर कस ली है। अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से कमर बस्ता चुनाव के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस ने आला सती कमेटी तश्कील दी है जो हर असेंबली वार्ड के लिए अपना काम देखेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हर वार्ड के अंदर कैसे काम किया जाएगा, किस आदमी को खड़ा किया जाएगा, इस जिम्मन में कंप्रहेंसिव रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐवान के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन किया जाएगा और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। म्युनिसिपल बॉडियां हो, पंचायतें हो, ब्लॉक काउंसिल्स हो, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1 साल से बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के हैं और इनकी सबकी मियाद जो है वो लगभग अक्टूबर-नवंबर 2023 में मुकम्मल हो गई है। पंचायतों और ब्लॉक काउंसिल 5 साल की टर्म 9 जनवरी 2024 को मुकम्मल हुई है। तब से चुनाव जो है वो ड्यू हो पड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 रुकनी कमेटी को तश्कील दे दिया है और जम्मू के अंदर ये 12 रुकनी कमेटी जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू प्रोविंस के अंदर कामकाज को देखेगी कि किस तरीके से इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। इस कमेटी के अंदर साबिक मेंबर असेंबली बिमला लुथरा, सूबाई सदर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एस तेजिंदर सिंह को भी नामजद किया गया है। इसके साथ साथ जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता, पार्टी के तर्जुमानों को भी यहाँ पर जगह दी गई है। सूबाई सदर और सूबाई सेक्रेटरी के साथ साथ दीगर लोगों को भी यहाँ पर काम का इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है ताकि जम्मू अर्बन, जम्मू रूरल ए, जम्मू रूरल बी और ब्लॉक लेवल पर ये रिव्यू करके एक कंप्रहेंसिव प्लान तरतीब देंगे ताकि जब चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो तो जम्मू के अंदर अपनी बेस को मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस बना पाए। उस जिम्मन में तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौटेंगे तो आपको असेंबली से इस वक्त जो बैक टू बैक साउंड बाइट्स आ रही हैं, कुछ बयानात भी साथ साथ आना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में सेशन का आगाज होगा, वो बराह रास्त नशियात आप तक पहुंचेंगी, लेकिन बयानात ब्रेक के उस पार आप तक पहुंचेंगे। 9:40 के आसपास आप कॉल करना शुरू करेंगे। 10 मिनट तक आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी और दीगर मौज़ूआत भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में हमने आपके सामने वज़ीर आज़म का बयान पाकिस्तान के हवाले से रखा था, अहम बात आपको बताई थी, लेकिन इस पर बयानात आना शुरू हुए हैं और पहला रद्द-ए-अमल लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से आया। जम्मू कश्मीर असेंबली में थोड़ी देर पहले वो पहुंचे। सुनील शर्मा को ज़रा सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब डे 1 से बिल्कुल स्पष्ट है और जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार शपथ ले रहे थे, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया
ये एक संदेश दिया था पाकिस्तान को भी और देश दुनिया को कि हम दोस्ती करना चाहते हैं और दोस्ती से ही बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से अपनी उन हरकतों से कभी बाज नहीं आया, नरेंद्र मोदी जी के सामने भी उन्होंने इसी प्रकार की हरकतें की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार से जवाब दिया कि आज भी पाकिस्तान पछता रहा है और स्पष्ट है कि तुम जैसी भाषा करोगे वैसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। कभी भी भारत किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई युद्ध नहीं चाहता, अशांति नहीं चाहता, लेकिन यदि वो ये दुस्साहस करे कि भारत की एकता, अखंडता या भारत की शक्ति पे कोई चैलेंज करे, तो हमारे पास वो प्रहारक शक्ति है कि वो अपनी, मुझे लगता है कि पहचान भी भूल जाएगा। इस प्रकार का भी हमेशा उसको संदेश दिया है और कल भी प्रधानमंत्री ने उसी को दोहराया, स्पष्ट किया है। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अच्छे कम लगातार आतंकी की तरफ से एक बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान में किया गया है। 90 से ज्यादा पाकिस्तानी, मैंने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान ने जो बीज बोया है अपनी धरती पे आतंकवाद का, अब उन्हीं ज्वाला में वो जल रहा है, झुलस रहा है और जो खाई उसने खोदी थी दूसरों के लिए, अब उसी खाई में पाकिस्तान दफन हो रहा है टेररिज्म के नाम। चलिए जनाब, सुनील शर्मा वजीर आजम के दिए गए इंटरव्यू पर अपना तबसरा कर रहे थे, लेकिन जनाब बात अब इंतहाई अहम करते हैं क्योंकि मामला कटरा का है, जहां पर एक बार फिर रोपवे का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है और शराकतदारों की तरफ से इस बात का इल्जाम लगाया जा रहा है कि सूबाई इंतजामिया के साथ मशावरतें और मीटिंगें जो की गई थी उसका कोई भी समर हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद एक बार फिर कटरा बंद की तैयारियों में कटरा जुट रहा है। वैष्णो देवी श्राइन के ऊपर रोपवे का मामला, यानी वैष्णो देवी दरगाह पर जो रोपवे का मामला था, एक बार फिर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष समिति जो वहां पर बनाई गई थी, उन्होंने दोबारा से कल अपनी मीटिंग की है और इस बात का अफसोस का इजहार किया कि दोबारा से काम को शुरू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इंतजामिया को वार्न किया, तंबिया किया कि अगर आपने इस तरीके से कोई भी कार्रवाई की तो अब की बार एक बार फिर कटरा को जाम कर दिया जाएगा और उन तमाम मेंबरान असेंबली जिनका ताल्लुक जम्मू से है और जम्मू के मुख्तलिफ मेंबरान असेंबली से मुखातिब होते हुए संघर्ष समिति के मेंबरान का मानना है कि उनके लोग भी यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं और ये बेहतर वक्त है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे, वरना यहाँ से जो आवाज़ आएगी वो सियासत के लिए अच्छी नहीं होगी। कॉल दिया गया है इंटरवेन करने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा गया कि वो इस मामले को देखें। श्री माता वैष्णो देवी रोपवे का मामला एक बार फिर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष समिति के लोग कल एक बार फिर बैठे थे और इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि इंतजामिया बेवफाई की ओर जा रही है और वादा वफा नहीं हो रहा है और इसी पेश नज़र अब एक बार फिर एहतजाज की तैयारियां कटरा के अंदर शुरू हो रही हैं। सोहन कोहली के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं। सोहन, ये अब तक जो बातचीत हुई, फिर बीच में कुछ वक्त हमने देखा कि हंगामा थम गया, दोबारा से प्रोटेस्ट की, प्रदर्शन की तैयारी संघर्ष समिति की तरफ से, क्या वाकई में इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू हुआ जिसके बाद ये नाराजगी बढ़ रही है, या वो जो पिछली बातचीत थी, जो एग्रीमेंट लास्ट में हुआ था कि अब इसके बाद ना प्रोटेस्ट ना फिलहाल काम होगा, वो सारी बातें तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई, जिसके बाद दोबारा से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है? सोहन, आप तक आवाज पहुंच रही है? कटरा पूरा बंद रहा था और घोड़ा पिट्ठू बाल की जितने भी सारे बंद करके यहाँ कहीं ना कहीं हड़ताल पे बैठे थे और कुछ जो लड़के थे, नौजवान लड़के थे, वो भी कहीं ना कहीं हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। और उसके बाद जो फैसला हुआ था कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जो एक कमेटी गठित की गई थी, उसके बाद जो फैसला होगा उनके साथ जो यहाँ के जो इख्तियारदार है, जो समिति है, उनके साथ बैठक होगी। जब तक अगर कोई हल नहीं निकलता, फैसला नहीं निकलता, तो तब तक जो है जो गंडोले का कार्य जो है वो बंद रहेगा। मगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रात को वहाँ पे कार्य जो
गंडोला प्रोजेक्ट का कार्य वो चल रहा था, उसको लेके समिति ने कल एक बैठक की। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जब तक हमारे साथ यहाँ पे बैठक नहीं होती है तब तक कार्य जो है आपने बंद करने के लिए बोला था, मगर अभी जो है कार्य यहाँ पे शुरू है, पूरा गंडोले का कार्य जो है वो रात को काम लगाया जाता है। उसको लेके कल एक बैठक हुई, अगर ये काम बंद नहीं होता तो हम पहले से भी ज्यादा जो है यहाँ पे स्ट्राइक देखने को मिलेगी। तो ये काम अभी रोपवे का चल रहा है, ये कहना है समिति का, ये इल्ज़ाम है समिति का। और अगर ये इल्ज़ाम है तो श्राइन बोर्ड की तरफ से या एग्जीक्यूटिव एजेंसी की तरफ से जो इस पूरे मामले को काम कर रही है, वहां पर रोपवे पर काम कर रही है, उनकी तरफ से कोई बात कही गई कि क्या ये रोपवे वाला ही काम चल रहा है या कोई और काम भी है? जी बिल्कुल, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो सामने ही दिख रहा था कि क्योंकि जो ये समिति वहां पे जो चक्कर लगाने के लिए वहां पे गई तो उन्होंने साफ तौर पे देखा कि गंडोले का कार्य जो चल रहा है, मगर श्राइन बोर्ड की तरफ से जो बात होती है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये गंडोले का कार्य नहीं है, ये ऐसे ही हम कोई काम कर रहे हैं। मगर साफ तौर पे देखा जाए तो वो गंडोले का कार्य ही है, क्योंकि अगर श्राइन बोर्ड ही ऐसे काम करने का रात को काम करने शुरू हो जाए तो आम आदमी का क्या होगा। मगर समिति का ये कहना है कि अगर आपने काम करना है तो दिन में काम करिए, रात को क्यों काम कर रहे हैं वहां पे। तो अब समिति का क्या मानना है, क्या दोबारा से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम भी डिप्टी कमिश्नर साहब भी मैदान में आए थे, उन्होंने फिर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी और एक एग्रीमेंट भी हुआ था। तो क्या दोबारा डीसीओ ऑफिस का दरवाजा खटखटाएगी समिति, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाएंगी या कुछ और भी प्रोग्राम है? तो मैं आपको बता दूं कि संघर्ष कमेटी की जो बैठक थी वहां पे जो एक मेमोरेंडम जो है एसडीएम कटरा को दे दिया गया, उसके बाद जो है अभी डिपकॉम के साथ ही बैठक करेंगे। उनको साफ तौर पे ये कहेंगे कि अगर ये गंडोले का कार्य अगर बंद नहीं किया तो पूरा कटरा फिर से एक बार जो स्ट्राइक पे आएगा, जिसका खमियाजा जो यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे भोगना पड़ेगा। क्योंकि जी भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और श्रद्धालु भी काफी ज्यादा मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड जो है इनके साथ बात करनी चाहिए और जिसका जो एक स्थायी हल निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। रियासी कटरा के अंदर रोपवे का जो तनाज़ा अभी थम नहीं रहा है, दोबारा से काम शुरू किया गया है। जो कमेटी का इल्ज़ाम है, संघर्ष समिति का इल्ज़ाम है और मामले पर नज़रसानी के लिए भी जहां अथॉरिटीज़ को कहा जा रहा, दूसरी तरफ रुकने असेंबली और बाकी एमएलए से भी जो आसपास इलाकों से, लेकिन ख़ासतौर से जो कंसर्न एमएलए हैं उनसे भी मामले में मुदाखलत की अपील की गई है। पिछली बार मामला इतना तूल पकड़ गया था कि इसमें फॉर्मर एमपीज़, मौजूदा एमपी और तमाम लोग गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बात नहीं बनी थी। बाद में कुछ लोगों की रिहाई हुई, उसके बाद जाकर ये डिसाइड हुआ कि थोड़ी सी चीज़ें अब बेहतर हो सकती हैं, लेकिन फिर से काम शुरू करने के इल्ज़ाम के बीच दोबारा हो सकता है आइंदा दिनों में काम मुतासिर हो, उससे पहले ही इंतजामिया किसी रास्ते को निकालने की कोशिश कर सकती है। कटरा की बात हो रही है तो बात जरा यात्रा के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि यात्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन सालाना अतियात में भी माता वैष्णो देवी के दरबार में इजाफा हुआ। जो डोनेशंस हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और एक अच्छी खासी रकम इस साल भी पहले 2 महीनों के दौरान जमा हुई है और साल 2023-24 में भी। आदादोशुमार की तरफ चले जाएं तो यात्री या जो अकीदतमंद हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो माता के दरबार में अब तक आते रहे, साल 2020-21 में तकरीबन 64 करोड़ के आसपास की रकम जो अतिया, जो दान या डोनेशंस जो दी गई वो बनी। और 2024-25 में जनवरी तक जो डिटेल्स दी गई हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से 2023-24 का मिलाकर अप टू जन 2025 ये 171.90 करोड़ बनता है, यानी नियर अबाउट 172 करोड़। और 2024 में हुकाम के आदादोशुमार के मुताबिक कुल मिलाकर 94,84,000 के आसपास अकीदतमंद आए, श्रद्धालु आए, यानी 1 करोड़ के आसपास ये डेटा पहुंच गया। और जहां तक बात जो सोना, चांदी और बाकी जो ज्वेलरी या जेवरात जो माता के दरबार में दान की सूरत में देते हैं, जो डोनेट करते हैं, श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान के मुताबिक 9.75 किलोग्राम सोना जो 2020-21 में यहाँ से मिला था, यानी जो लोगों की तरफ से डाला गया था, 26.351 किलोग्राम कुल मिलाकर सालाना जो माली साल 2021-22 था इसमें 33.25 किलोग्राम माली साल 2022-23 में। इसके अलावा 23.47 किलोग्राम 2023-24 में। 2025 में जनवरी के महीने तक 27 किलो से ज़्यादा सोना या चांदी या बाकी जो जेवरात, जो सोना है सिर्फ, वो यहाँ पे डोनेशन किया गया।
जहां तक बात चांदी की है तो 700 या 750 के आसपास किलोग्राम 2021-22 में, 2400 किलोग्राम से ज्यादा 2021-22 के बाद 22-23 में, 4072.48 किलोग्राम से ज्यादा की जो चांदी है वो 23-24 में, और 24-25 आते आते जनवरी तक श्राइन बोर्ड के मुताबिक 3424.53 किलोग्राम माली साल 2024-25 में चांदी डोनेट की गई है, दान किया गया है। और कहा गया कि 2025 में इस साल भी ये सिलसिला जारी है। यात्रियों की भी अच्छी खासी तादाद कटरा पहुंच रही है, ताहम अभी तक इसका तखमीना लगाना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सारा का सारा पैसा है जो माता वैष्णो देवी के दरबार में इस्तेमाल होता है, 171.90 करोड़ रुपए 2024-25 में जनवरी तक, और 2021-22 में जो 64 करोड़ था, यानी ये डबल ट्रिपल ये पैसा हो गया है। इसकी कंफर्मेशन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं या अकीदतमंद पहुंच रहे हैं, इस साल भी अभी तक 8 से 9 किलो सोना जो पहले 2 या 3 महीनों के दौरान आया है, लेकिन चूंकि तखमीना साल के आखिर में जाकर लगता है, उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। और 3 बरसों में 17.20 लाख यानी तकरीबन 17.25 लाख के आसपास जो अकीदतमंद है, रियासी में 2020 में आए थे जो सबसे कम थे, और उसके बाद ये तादाद बढ़ती गई। कोविड-19 का भी असर देखा गया, लेकिन उसके बावजूद 23-24 में तादाद बढ़ी, 94,84,000 तक पहुंच गई। और कोविड-19 के बाद 16 अगस्त 2020 को दोबारा जब यात्रा खुली, तकरीबन 2 सालों तक मुअत्तल रहने के बाद दोबारा यात्री आना शुरू हुए, वो तादाद फिर से 1 करोड़ के पास पहुंच गई। तो सोना, चांदी, नकद रकम या जो पैसा था करोड़ों की शक्ल, करोड़ों पैसा जो गया, और बाकी सारी चीज़ें ये डोनेशन की सूरत में जो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में 2 गुना हो गई हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में। चलिए जनाब, ये तो थी बात यात्रियों की जो माता वैष्णो देवी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, अपना दान दे चुके हैं, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये सारी इतलात दी गई है। लेकिन जरा बात करते हैं यहाँ से सफ़र दिल्ली का। और अगर आपने फ़िज़ाई सफ़र करना था, जहाज़ में सफ़र करना था, तो आपने नई दिल्ली एयरपोर्ट तक ही आना था। लेकिन अब आप अपनी सफ़र को मज़ीद आसान बना सकते हैं, क्योंकि मामला एक और एयरपोर्ट का है। और अब खबर यह आ रही है कि हिंडन एयरपोर्ट पर भी अब परवाज़ों का आना जाना होगा, और जम्मू की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन सार्फिन के लिए, उन ट्रैवलर्स के लिए जो जम्मू से NCR दिल्ली के लिए जाते थे, साउदर्न पार्ट ऑफ दिल्ली के लिए जाते थे। उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि जम्मू के हिंडन से फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू हो जाएगा 23 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर। और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी पहली कमर्शियल कनेक्टिविटी जम्मू के साथ हिंडन एयरबेस गाज़ियाबाद का जो एयरबेस है वहाँ से अपनी फ़्लाइट लाएगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ऑपरेशनल होगी ये हफ्ते के हफ्ते, सिर्फ सैटरडे को ये फ़्लाइटें नहीं चलेंगी। मार्च 2023 से बाज़ाब्ता तौर पर फ्लाइटों का चलने का सिलसिला होगा। 11:30 बजे जम्मू एयरपोर्ट पर ये जहाज़ पहुंचेगा हिंडन से, और 1 बजे यहां से वापस रवानगी होगी दिल्ली NCR के लिए। ये नई एयर कनेक्टिविटी एयर इंडिया एक्सप्रेस के चला रही है, और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां जम्मू एयरपोर्ट पर भी और गाज़ियाबाद एयरपोर्ट पर भी कर दी गई है। सिर्फ इतवार को, सैटरडे को छोड़कर आप हर दिन अब हिंडन एयरबेस या दिल्ली के दूसरे बड़े हवाई अड्डे पर जा सकते हैं। और इस बात की जानकारी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल रात देर गई दी है, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि अब सफ़र और आसान होगा, और जिन्होंने NCR या दिल्ली के बाहर जाना है उनके लिए आसान हो गया कि अब वो हिंडन तक आएंगे और वहाँ से नोएडा से होते हुए बाहर चले जाएंगे। और हिंडन गाज़ियाबाद एयरपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशनल है। 23 तारीख से जम्मू से परवाज़ों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उमरान मलिक हैं और आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आपकी बात सुननी है। लेकिन उससे पहले ज़रा खेल के मैदान से खबर, जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं, और उससे बुरी खबर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग की 18वें एडिशन का आगाज़ 22 मार्च से होने जा रहा पहला मुकाबला है। लेकिन उससे पहले KKR में इस बार शामिल होने वाले तेज गेंदबाज उमरान मलिक IPL 2025 से बाहर हो गए हैं।
उन्हें चोट आई है, इंजरी के बायस वो पूरा ये सीजन नहीं खेलेंगे। और इस बार चूंकि वो फ्रेंचाइज ने 75 लाख रुपए में उनको खरीदा था, जब बहुत सारी टीमों ने उनको नजरअंदाज किया था। और इतलात के मुताबिक 22 तारीख को जब इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां एडिशन शुरू होगा तो पूरे सेशन के लिए डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उमरान मलिक जो 75 लाख रुपए में लिए गए थे वो इस बार हाजिर नहीं होंगे, दस्तयाब नहीं रहेंगे। और जैसे ही उनको एक्सक्लूड किया गया तो स्क्वाड में बाएं हाथ के मीडियम पेसर चेतन सकारिया का नाम शामिल किया गया है, जो अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब आईपीएल में खास तौर से रहे हैं। टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं। और चेतन सकारिया जो अब तक सबसे ज़्यादा मुकाबले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं। सकारिया जो कि इंडिया को ओडीआई और 2 टी20 मुकाबलों में और 19 इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों में अब तक खेल चुके हैं और 20 विकेट ने हासिल की हैं। लेकिन उमरान मलिक की शायद ये जो आप कह सकते हैं ये नुकसान है, इसको गैप को फिल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जिस हिसाब की तेज़ गेंदबाजी उनकी है, जिस हिसाब की परफॉर्मेंसेस खासतौर से आईपीएल में उनकी रही और तकरीबन 3 से 4 सालों से के बाद उनको निकाला गया, रिलीज़ किया गया था सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। लेकिन इस बार अब उनको मौका जब मिला केकेआर की तरफ से शायद मैचेस खेलते, पिछले साल बेंच पर ही ज़्यादा मैचेस में वो बैठे रहे, तो एनसीए में खूब ट्रेनिंग करके आए थे, वापस लौटे थे। ज़्यादातर डोमेस्टिक सर्किट भी उनने मिस इसीलिए किया था ताकि बेहतर वो गेंदबाज बन पाए। लेकिन उससे पहले ही बुरी खबर उनके लिए और केकेआर के लिए। खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं, कॉलर्स की तरफ चलेंगे। आप लोगों की बात सुननी है, चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और 4 में से किसी एक पर भी आप कॉल करेंगे। नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, जो बार बार कॉल करते हैं वो थोड़ी कोशिश करें कि कुछ दिन का ब्रेक लेकर दोबारा कॉल किया करें। फर्स्ट कॉलर लाइन पर है। हेलो साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपुर से। जी जावेद साहब, खुशामदीद जनाब। खाली मुझे आज ये लग रहा है कि आप वहां से रिएक्ट करोगे रिगार्डिंग इंडस्ट्री फील्ड। खुश हुए हम कि दिल्ली से, महाराष्ट्र से, बाकी आउटसाइड जम्मू कश्मीर से यहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो भी खाली एक जगह आ रहे हैं, वो जम्मू में आ रहे हैं। इसमें डक्की की चोट पे हम बताएंगे कुठवा और या सांबा और कुठवा में, ठीक बात। लेकिन मैं अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर को, और आप भी जरा रिएक्ट किए, मुझे बताइए कि जो 46 नए एस्टेट उन्होंने लगाए उनमें से जम्मू कश्मीर में कितने हैं और खासकर मेरे नॉर्थ कश्मीर में कितने हैं। नॉर्थ कश्मीर में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट टूलेबल है। हम चाहते हैं, हमें पैसे नहीं वापस चाहिए। कल हमारा ऑनरेबल एमएलए बोल रहा था कि उनको पैसे वापस दे दो। हमें 3 साल हो गए इंतजार करते करते, हमें पैसों को क्या करना है। हाँ, हमें चाहिए कि मौजूदा हुकूमत फास्ट ट्रैक पे उस पर केस लड़ा जाए। अदालत में जो केस का टूलेबल का है वो फास्ट ट्रैक पे लड़ा जाए। और अगर जिन अफसरों ने, अगर वो गलत जमीन थी, वो इंडस्ट्री के नाम पे नहीं थी, तो उन्होंने वो मैप में क्यों डाली? उन्होंने हमारे नौजवानों को क्यों गलत रास्ते पे डाला? 3 साल से मेरे नौजवान रो रहे हैं। ये अफसरशाही इस वक्त चल रही है इंडस्ट्री में, ये तो हमें मंजूर ही नहीं है। हमें ये मंजूर है कि फास्ट ट्रैक में टूलेबल का जो केस है वो लड़ा जाए और लोगों को जवाब बताया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मामला अदालत के जेर नज़र भी है, लेकिन आपकी बात बड़ा इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है कि जब हुकूमत ने ये फैसला किया कि ज़मीन देखो जी, तो ज़मीनों को किस तरीके से गलत निशानदी हुई। जब ख्वाहिशमंद अफराद ने पैसा जमा किया और 3 साल के बाद अब आप उन्हें कह रहे हैं कि जनाब अदालत में मामला है तो पैसा भी वापस ले जाइए, तो शायद ये सही मामला नहीं होगा। हुकूमत को इसमें फास्ट ट्रैक बुनियादों पर देखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि डिप्टी सीएम साहब अपनी लीगल टीम के साथ बैठकर ज़रा देखें कि यह मामला है क्या और इस सोपोर के इस इंडस्ट्रियल एस्टेट को किस तरीके से नाफिजुल अमल बनाया जा सकता है और उन हज़ारों नौजवानों को किस तरीके से वहाँ पर मौका मिले काम करने का, जो अभी भी अपनी आंखों में ये ख्वाब सजाए हुए हैं कि शायद इंडस्ट्री में उनकी ज़मीन मिले और वो अपनी यूनिट लगा सके। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर्नर साहब ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा करे ओतर इल्तिमास दपे कि गई पतिम 10 दह आब आसनसै यथ माह मुबारकस मज क्या मेहरबानिया करतो यह वातनतो आला हुकामन तानत तम पन्नसन करतो सोनिस एमएलए चाडूराहस कि इंफॉर्मेशन कि दतो फलान 3 गामन छुना आब कहीं। त्रिम सूरत अगर सारे बादरन मज चेकिंग गसान या 4 बादरस मज क्या चेकिंग गसान
मैं वन तो ये कुछ इलाकों में ये आप जो वो तो तय बनाए तो हम खतरे टीम तो या फिर ये आप ऑर्डर बाहर करते चेकिंग मैं वन तो ये कुछ इलाक वन होता है चारू कि अतना आप चुकीन बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। प्रोग्राम में आपके इलाकों को हम नोट करके ज़रूर मुतलका एमएलए और दीगर हुकाम तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, चलिए ड्रॉप करें जी, एक और कॉल। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक और कॉलर को लाइन में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब तुझ ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत सर घर ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुकूमत काम कत पे? अल्लाह ताला फल रहे दीन दुनिया। बहुत जावेद अहमद जनाब। जी जावेद साहब। SRTC पे अहन जावेद साहब। खुदा रसूल करी दीदार नबी आता अस करतो ये आज बजट ट्रांसपोर्टस रिटायर मुलाजिम अस नमनमत पे कोला बकाया न पेंशन न कह चीज कोर्टन दुत आर्डर वह सान ये डिमांड कि चीफ मिनिस्टर्स तक वात यह न्यूज कि रोड ट्रांसपोर्ट वल वनकस मरान सड़कन पे अस कह सहारा वनकस। अल्लाह ताला नौरावी क्या हर विज साथ दिवान। चलो इंशाल्लाह जरूर वातना हो तुझी शिकायत वन चूँकि पज पे असेंबली से चलान अगर का हाल नेर जरूर वातना हो ये डिप्टी CM सब नोट से अंदर और CM सब नोट से अंदर ताकि मसल गोस हाल गो। सड़ा शुक्रिया इस कॉल करने बापत। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यारपुर कानपुर अहनस आप सुनती आज बराज रजिस्ट्रेशन से वार है फी वरी पाइप तराव मगर आप गसन मगर तो कत पे आप चलान गो सरमन पे अच्छा जोई ना बच्चा मिल रही। चलो अल्लाह ताला कर साल तो कर कत मे उम्मीद कि इंशाल्लाह ज़रूर कहनत का मसल गि हल अथ सिलसिले में चूँकि आब किल्लत वारियन जायन तो इंशाल्लाह उम्मीद थो कि मसल गि कुन नत कुन तरीक हल जी हासिल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, लास्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो, चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम की कॉल्स का प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और चलते चलते ज़रा आप सबको मौसम का हाल अहवाल बताते चले। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात का दर्जा हरारत क्या था, वादी कश्मीर और जम्मू के कुछ इलाके आपके सामने। आज मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है और श्रीनगर के अंदर रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.8, कुपवारा में 2.9, गांदरबल 2.9 बराबर तकरीबन, पुलवामा में 1.1, बारामूला शुमाली कश्मीर के अंदर जहाँ गुज़श्ता दिनों मनफी दर्जा हरारत रहा, आज नॉर्मल टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में रात के वक्त में गर्मी का एहसास हो रहा है 11.9, सांबा 9.2, उधमपुर 7.6, किश्तवाड़ सरतरीन इलाकों में शामिल ज़रूर है 3.8, आज बादल छाए रहेंगे, और 9.8 पुंछ के अंदर भी थोड़ा से पहले के मुकाबले बेहतरी है। तो ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात भर सारी सूरत हाल रही है। वेदर अपडेट के साथ ही इस प्रोग्राम को इख्तिताम करने की आप सब इजाज़त दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। प्रोग्राम सलाम जेके के बाद गुलिस्तान न्यूज़ JK 24/7 न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली बराह रास्त ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे जहाँ से ऐवान की आज 12वें दिन कार्रवाई में क्या कुछ बहस मुबाहिसा होगा, सवालात जवाबात और चीफ मिनिस्टर की तरफ से आज जवाब दिए जाएंगे। ब्रेक के उस पार सारी तफसीलात।